हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना 4/2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहने वाला है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 22/10/2017 फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए प्रश्न है। इसे स्टार्ट करते हैं। पढ़ना का क्रिया भेद है, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी समानार्थी शब्द है समुद्र का, और भी समानार्थी जलधि, सागर, पारावार, जलधा, निरधि, अर्णव, निर्निधि, रत्नाकर, वारिस, अवधि और सिंधु। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखिएगा अधिकरण में पर होता है। यहाँ पे दिया गया है इसका डिटेल। वृद्धि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वृद्धि का विलोम शब्द हो जाएगा क्षय। वृद्धि का विलोम शब्द क्षय होगा। विवाद का हो जाएगा निर्विवाद। विशाल काय का हो जाएगा क्षीण काय। वीर का हो जाएगा कायर। विधवा का सधवा। विशिष्ट का सामान्य। विरह का हो जाएगा मिलन। स्मरण का हो जाएगा विस्मरण। सुकर्म का हो जाएगा कुकर्म। मृत का हो जाएगा जीवित। परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। नेक्स्ट है शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? यह है भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, शैशव आदि। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। जैसे कि आम्र, तिक्त, हरिद्रा, भक्त, सूची, गोमल, सत्य, क्षीर, त्वरित आदि। भरपेट, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिसे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो अव्ययी भाव समास कहते हैं। जहाँ पे डिटेल लगेगा मैं बताते चलूंगी। कवि का स्त्रीलिंग रूप है तो कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उस व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल मूल व्यंजन कितने हैं? मूल व्यंजन की संख्या है 33। कितनी है? 33 है, जिनमें से 25 स्पर्श व्यंजन है जैसे क से लेकर के प वर्ग तक। 4 अंत स्वयं व्यंजन है, यार अलावा स्वर व्यंजन होना चाहिए था, और 4 उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण होता है। त का उच्चारण होता है दंत से। दंत से होता है। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण दंत वर्ण कहलाते हैं। दंत वर्ण के अंतर्गत त वर्ग, तथल्ला और सा आते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश से फिल इन द ब्लैंक बी सुटेबल वर्ड आई एम अवर्स टू। इसका राइट आंसर होना चाहिए ड्रिंकिंग। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, चलिए इंग्लिश को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। शिवालिक या बा हिमालय पहाड़ियाँ विकल्पानुसार हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक नाम से विख्यात है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई पंजाब राज्य में भूमि अपरदन का मुख्य कारण है। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पंजाब राज्य पर पड़ा, जिससे पंजाब में उर्वरकों, बीजों, रसायनों का अधिक उपयोग हुआ जो अधिक सिंचाई के द्वारा भूमि अपरदन का कारण बना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों का नाम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। 5 जो है यह अस्थायी देश है। कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन 1945 में हुआ। इस परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला राज्य कौन सा है? जीएसटी विधेयक की पुष्टि करने वाला राज्य है असम। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी नामक अप्रत्यक्ष कर को लागू किया गया। जीएसटी से संबंधित विधेयक को सर्वप्रथम असम राज्य द्वारा अगस्त 2016 को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर है। दोदा बेटा किसका है बताइएगा? तो दोदा बेटा हो जाएगा आपका, दोदा बेटा किसका हो जाएगा? नीलगिरी का। और धूपगढ़ सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा धूपगढ़। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी हो जाएगा दोदा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर की जो ऊंचाई दी गई यह 1722 मीटर दी गई है।
सर्वाधिक जो अरावली पर्वत का विस्तार है यह कहाँ है? तो राजस्थान में है। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। इसके आसपास मुख्यतः भील जनजातियाँ रहती है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। यहूदी परिवार में जन्मे कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री एवं वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। समाज, राजनीति एवं अर्थशास्त्र विषय मार्क्स की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है। 1867 ईस्वी में उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन किया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के नाम के साथ जुड़ा है। मार्क्स ने 1848 ईस्वी में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पैम्फलेट की रचना की है। कब की है? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम बताइए। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लगभग 36 द्वीपों से मिलकर निर्मित है। इसकी राजधानी कवरत्ती या लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म का संस्थापक है गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है जर्मनी। नमामि गंगे योजना को भारत सरकार द्वारा जून 2014 में अनुमोदित किया गया था। इसके लिए प्रारंभिक बजट 20,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के संरक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल 2016 को किए गए। इसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण के लिए उत्तरदायी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हितधारकों को एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण के लिए सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है क्या हो जाएगा? निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने, जबकि रुपये का मूल्यन, आयात पर उच्च शुल्क लगाना, आयात प्रतिस्थापन के प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दिया गया डिटेल देख लेते हैं एक बार। विकल्पानुसार निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना भारत के भुगतान संतुलन को सुधारने में मदद नहीं कर सकता है। ध्यान तब है कि भुगतान संतुलन सांख्यिकी विवरण है जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ हुए मौद्रिक लेन देन के लेखांकन का रिकॉर्ड भी होता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। क्या रहा है? कम कीमत पर मशीनों द्वारा बनाया गया सामान, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। ऑप्शन हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? यह माना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है यह है गोदान, गबन और कर्मभूमि। गोदान, गबन और कर्मभूमि किसका है? यह तुलसीदास का है। वही कहानियाँ की बात की जाए तो कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा और नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। करबला और संग्राम क्या है? नाटक है। कफन, पूस की रात, दो बैलों की कथा यह कहानियाँ हैं। गोदान, गबन और कर्मभूमि उपन्यास हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। 34,22,39 किलोमीटर ध्यान रखेंगे। तथा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। वही बिहार का स्थान तीसरे नंबर पर है। घनत्व के अनुसार से पहले नंबर पे है। ऐसे कितने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है रेलवे। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता एवं सबसे बड़ा उपक्रम है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से तात्पर्य हो जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन हुआ। यह एक बहुसदस्यीय संगठन है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। एक बार फिर से आप लोग देखने का प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट है वह कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? यह हो जाएगा औद्योगिकरण।
कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और कहाँ? त्रिपुरा, मिजोरम, जबकि उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो यह मिलती है नेपाल के साथ। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती है। ये 5 राज्य जो हैं, भारत के 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल से मिलती है। ये 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। भारत की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? भारत की पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? यह हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आप लोग को जल्द ही रेलवे का समान विज्ञान करवाया जाएगा। आप लोग रेडी रहेंगे, 2023 का मैं करवाऊंगी। भारत का प्रथम रेल टर्मिनल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल और इससे भी पहले बोरीबंदर के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1888 ईस्वी में हुआ। यह देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई में स्थित है। वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? यह बहती है समुद्र से स्थल की ओर बहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। ध्यान रहे, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु राज्य में। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर। महानदी पर स्थित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत एवं मत्स्य उत्पादन है। बिल्कुल भी आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल फास्ट से आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग रिवीजन के तौर पर देखेंगे। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र हो जाएगा थीमेटिक। क्या हो जाएगा? थीमेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं, ये बस आप लोगों को देखने के लिए कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसका लेवल क्या होता है, इसे देखने के लिए हम लोग घटना चक्र को देखते हैं। एक आध क्वेश्चन घटना चक्र से आने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों का वितरण प्रदर्शन करने वाले मानचित्र को विषुवत थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। विशेष सूचना देने वाले मैप जैसे रोड मैप, रेनफॉल मैप, वनों का वितरण दिखाने वाले मैप को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, नदियों, महासागरों, वनों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। एक आप लोग से मैं बताना चाहती हूँ कि NCERT में जो डाल रही हूँ बुक, उसे मैं एजुकेशन ब्रांच पे नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि एजुकेशन ब्रांच को केवल और केवल बिहार के लिए रहने दें। उसमें सिर्फ आपको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। NCERT के लिए मैंने एक अलग सा यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी क्रैब, STUDYCRAVE। आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अब से आप लोग को NCERT इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर खिचड़ी हो जा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि NCERT को इसमें से अलग कर दिया जाए और उसे मैंने स्टडी क्रैब पे डाल दिया है। वहाँ से आप लोग अब से NCERT देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है? यह अरब सागर में गिरते हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। इसके साथ साथ माही, साबरमती, पेरियार, जुआरी आदि भी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां स्वर्ण रेखा है, वैतरणी है, ब्रह्मणी है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी है। अरब सागर में गिरती है माही, साबरमती, पेरियार, जुआरी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्रह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी आदि। नेक्स्ट है, एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह संबंधित है घास से। एस्ट्रोलॉजी वनस्पति की वह शाखा जिसमें घास का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कौन सी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? यह नहीं है कर्मचारी रेफरल योजना, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, SHG बैंक लिंकेज योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जबकि कर्मचारी रेफरल योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी। इस योजना का मॉडल नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया था। करके जो किसानों के कल्याण के लिए प्रमुख योजना है वही कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999-2000 रबी सीजन में हुई थी। कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1999-2000 में हुई थी और क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुई थी और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द कहा था महात्मा गांधी ने।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में लागू हुआ था 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार विधेयक को संसद में 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की गई थी। 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की गई थी। 1 अप्रैल 2010 से इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। 3 ओर से जल से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? 3 ओर से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं 3 ओर से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है भारत का प्रायद्वीप पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, तो हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? मुख्य साधन, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, रोडवेज। देख लेते हैं इसका डिटेल, जिसमें जीवों एवं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन राजमार्ग है। इन राजमार्ग के माध्यम से विभिन्न व्यापारिक वस्तुएं देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थापित तथा संभाली जाने वाली लंबी दूरी की सड़कें हैं, जिसे काफ़ी परिवहन किया जाता है। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? किसान कॉल सेंटर यह बनाया गया है जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने देश के सभी राज्यों में किसान कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया। इन कॉल सेंटरों का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्याओं का उचित निदान क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है, यह हो जाएगा केरल। भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य केरल हो जाएगा। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध को लेक्टेस कहते हैं, जिससे रबड़ को तैयार किया जाता है। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। बहुदेशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं। किस नेता द्वारा यह तुलना की गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बहुदेशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इस परियोजना का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति आदि होता है बहुदेशीय परियोजनाओं के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल निर्यात करना। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। इसके बारे में डिटेल दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के दक्षिणी भाग को कहते हैं हम लोग शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। हिमालय एक पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया एवं तिब्बत से अलग करता है। हिमालय के सबसे ऊपरी भाग को ट्रांस हिमालय, उसके नीचे बृहद हिमालय और उसके नीचे लघु हिमालय है तथा सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक हिमालय कहते हैं। शिवालिक श्रेणी को हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कहा जाता है। नेक्स्ट है अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल जो उदाहरण है यह परजीवी का है। थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया? उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 बनाया गया है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्चे में दूर किया जाए। ऑप्शन हो जाएगी उपयुक्त में से सभी। दिसंबर 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित अधिनियमित किया गया। उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, मिलावट, कम मापतौल, कालाबाजारी एवं ठगी आदि समस्याओं के समाधान के लिए इसे लाया गया। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को एक अन्य उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? आर्यभट्टीय है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है। प्रतिरोध को मापते हैं ओम से मापते हैं। एम्पियर से मापते हैं विद्युत धारा को। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न हो, ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
सतत विकास की संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट, जिसे द ब्राइटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के आने के बाद हुआ, तभी से इस शब्द का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण विषाणु है। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो यह विषाणु हो जाएगा। पोलियो जो होता है यह पोलियो मेलाइटिस और बोरियोला विषाणु से होने वाला रोग है। चेचक क्रमशः पोलियो या पोलियो मेलाइटिस। देखिए, पोलियो जो होता है यह पोलियो मेलाइटिस के कारण होता है। अब बेरियोला विषाणु से होता है चेचक। बेरियोला विषाणु से होता है चेचक। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई है। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? मछली नहीं है शार्क, रोहू, केतला, इलेक्ट्रिक रे ऐसा मछली है, जबकि हेल नहीं है, व्हेल नहीं है। व्हेल मछली ना होकर स्तनधारी है, जबकि सारे क्या थे? ये सब मछली थे। व्हेल खुले समुद्री जीव है। ये सिटासियन परिवार का सदस्य तथा पूर्ण रूप से जल में निवास करने के बावजूद यह स्तनधारी है। यह सिटासियन परिवार का सदस्य है। पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? यह क्लोरीन है। क्लोरीन है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन, जल का जाइलम, जबकि फ्लोएम जो है पौधे के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को पौधों के बाकी हिस्सों में स्थानांतरित करता है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो 22 होती है। खोपड़ी हड्डियों के 2 सेंटों, कपाल एवं चेहरे से बनी होती है, जिसमें 22 हड्डियां होती हैं। जिसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 22 होती हैं। इनमें से कपालीय हड्डियां की संख्या है 8 एवं चेहरे की हड्डियां की संख्या कितनी है? ये 14 है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होते हैं और बच्चों में 300 होते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमती है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया? तो यह बताया गया बोहर के द्वारा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमती है। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह बोहर के द्वारा बताया गया है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज क्रमशः जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, जबकि व्याख्या रदरफोर्ड ने किया है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है? चैडविक ने। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। थोरियम भारत में मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। ध्यान रहे, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आशा का धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिरके, नींबू व दही में पाए जाते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं अम्ल। क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं। एस्टिक अम्ल पाए जाते हैं सिरका में। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान वाला हो। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से जलने के साथ बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला हो। दहन न तो अत्यंत मंद और न ही अत्यंत तीव्र हो। अवाष्पशील पदार्थों की मात्रा कम हो। ध्यान रहे, ठोस व द्रव ईंधन की अपेक्षा गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। गैसीय ईंधन अधिक अच्छा होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ से धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। न्यूटन की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है? प्रिंसिपिया। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है हमेशा आकर्षक। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? हमेशा आकर्षक है। यहाँ पर दिया गया आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F = G × m1 × m2/r2 r²। यहाँ पे R2 दिया गया है, स्क्वायर नहीं R2 है, जहाँ G एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है। वसीय वर्तार्थ ज़्यादा खाने से होता है।
वसीय पदार्थ ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएंगे। ओबेसिटी को मोटापा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में अधिक वसा जमा होने के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे कि उच्च वसीय खाद्य पदार्थों का सेवन, अत्यधिक भोजन करना आदि। ध्यान रहे 20 से 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को क्या मनाता है? तो विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है, जबकि पहले यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता था। पहले 11 अक्टूबर को, अब 4 मार्च को मनाया जाता है। केचुए में श्वसन अंग का नाम है, यह है गीली त्वचा। केचुए में श्वसन अंग का नाम है गीली त्वचा। केचुए अपनी नम त्वचा से सांस लेती है। हवा उनके त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो इसे नम और पतली बनाती है। नम त्वचा क्षेत्र में छोटी रक्त कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। केचुओं को किसानों का मित्र, प्रकृति का हलवाहा एवं मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहा जाता है। ध्यान रहे मछलियां गलफड़ों से सांस लेती हैं, जबकि उभयचर सरीसृप और स्तनधारी फेफड़ों से सांस लेती है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, क्या सोख लेता है? प्रस्वेदन के कारण। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, प्रस्वेदन कहलाता है। निम्नलिखित में से अधातुएं बताइए। अधातुएं क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन है। यह अवर्सानी के पी ब्लॉक का तत्व है। अवर्सानी का सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन ही है। वही CO, Fe और Na धातु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मीथेन के अणु हैं। मीथेन के अणु क्या हो जाएगा? CH4। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। मीथेन में एकल प्रकार का बंध पाया जाता है। मीथेन में एकल प्रकार का बंध पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, जिसमें एक कार्बन परमाणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग मुख्य रूप से गर्मी एवं प्रकाश की प्राप्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कार्बनिक रसायनों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। मीथेन की रासायनिक संरचना कुछ इस प्रकार है। रासायनिक संरचना दिया गया है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 16। द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या माइनस द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे दिया गया परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट है मैथ से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गतिज ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण, खिंचाव मुक्त रबर डैम। इसका राइट आंसर हो जाएगा चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर 12 mv²। चलती हुई कार, बहता हुआ पानी, वायु की गति से पवन चक्की का चलना, यह सब गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना कहलाता है, यह किण्वन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित होते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए किण्वन से शराब, दही और सिरका आदि का निर्माण होता है। 1857 ईस्वी में लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। 1857 में लुई पास्चर ने किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? मौलिक इकाई मीटर, केल्विन, किलोग्राम है, जबकि क्यूबिक मीटर नहीं है। जैसे द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, लंबाई मीटर, समय सेकंड, पदार्थ की मात्रा मोल, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर और ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है? कैंडेला। मूल जो इकाई है यह 7 है। मौलिक इकाई कितनी है? तो ये 7 है। नेक्स्ट है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा का उदाहरण परमाणु ऊर्जा नहीं है, जबकि गोबर गैस, कोयला, लकड़ी यह सब बायोमास का उदाहरण है। यह जैविक पदार्थ होता है जो पौधे एवं जानवरों दोनों के जैव पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। बायोमास एक सामूहिक शब्द है। यह जैविक पदार्थ होता है जो पौधे एवं जानवरों दोनों के जैव पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लकड़ी, कोयला, गोबर इत्यादि बायोमास ऊर्जा की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन ढूंढिए। सही कथन हो जाएगा पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी। हाँ, गलत दिया गया है। कांच जो होता है यह पारदर्शी होता है, जबकि पत्थर अपारदर्शी। अशोक चौक जो होता है पानी में घुलनशील होता है, नहीं। चीनी पानी में घुलनशील है, बिल्कुल। तेल पानी में मिल जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87।
जो पदार्थ घुलता है उसे विलय, वह जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। विकल्प अनुसार चीनी पानी में घुलनशील है, जिसमें चीनी विलय और पानी क्या है, विलायक है। kWh किलोवाट आवर की इकाई है, ये हो जाएगा ऊर्जा का। किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का है। वही शक्ति, वेग और त्वरण के क्रम से ऐसा क्या हो जाता है, तो शक्ति का हो जाएगा वाट, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो यह मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। C6CO2 + 12H2O प्रणाली सूर्य का प्रकाश C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा। समीकरण V = U + AT जानकारी देता है। यह जानकारी देता है वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है। V = U + AT होता है, जहाँ V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग होता है। A त्वरण, T समय। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो हो जाएगी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट है मैथ से है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। मैथ पे आप लोग देख लेंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस अनुसार से मैथ का आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 95 9 kg 8 ग्राम की किग्रा में बदलिए। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्व भी साथ साथ किया गया है। कौन से शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। समीकरण को हल कीजिए, हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी मिलेगा 99 और ये हो गया आपका 100% से पूछा गया, मेरे ख्याल से लाभ प्रतिशत पूछा गया है। आई होप यह वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही NCERT के लिए मैं बोल रही हूँ, NCERT के लिए आप लोग हमारे चैनल स्टडी क्रैब को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और NCERT वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है एजुकेशन ब्रांच, इस पर आप लोग को NCERT देखने को नहीं मिलेगा। एजुकेशन ब्रांच पे ऑल आपको बिहार के ही वैकेंसी, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और BPSC के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।